आज की क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले अपन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, आपने 10th क्लास में भी इसको पढ़ रखा है। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पहला बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक रजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, उसी के आगे एक सेकंड रजिस्टर R2 जोड़ दिया जाता है और फिर इसके अंदर एक बैटरी लगा दी जाती है जिसका वोल्टेज V होता है। यहाँ का वोल्टेज 0 होता है, यहाँ का वोल्टेज V होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V रहता है। ये प्लस टर्मिनल होता है, यहाँ माइनस टर्मिनल होता है। यहाँ से करंट I पास होती है। इस वायर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो V1 हो जाता है, इसके अक्रॉस V2 हो जाता है। करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होती है उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इन दोनों के वोल्टेज सम V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए अगर R है तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR। V1 यानी R1 पे रेजिस्टेंस ड्रॉप, इसको लिख देंगे IR1। V2 मतलब सेकंड रेजिस्टेंस पे ड्रॉप IR2। I कॉमन लेके कट कर दिया तो R1 प्लस R2 आ गया। तो हमें ध्यान रखना है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है जिसमें n रजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R इक्विवेलेंट जो होता है उसकी वैल्यू उन सब के इंडिविजुअल सम के इक्विवेलेंट होती है। और इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है उनसे ज़्यादा ही आती है। जैसे फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ये 1 ओम है और ये 3 ओम है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है? 3 ओम। लेकिन जब आप इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4 ओम आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको दोहरा देता हूँ। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है रजिस्टर्स का, उसमें करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट जो है वो सेम होती है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इंडिविजुअल रजिस्टर्स पर डिपेंड करते हैं, उनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। या अगर एक जैसे रजिस्टर्स हैं तो सारे रजिस्टर पे वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो सेम भी हो सकता है, लेकिन करंट जो है वो हमेशा पूरे सर्किट में फ्लो होने वाली करंट जो होती है वो सेम होती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, वो R1 प्लस R2 प्लस अप टू Rn तक उसकी वैल्यू होगी। और जो नेट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रजिस्टर्स के सम के इक्वल होगा। जैसे 1 और 3 को हमने ऐड किया तो उसकी वैल्यू जो होगी 4 होगी। जो उन कॉम्बिनेशन में लार्जेस्ट रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा हमारा फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो ये तो हमारा हो गया पहला टॉपिक, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम सेकंड कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, वो हमारा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। यह है हमारा, हम सेकंड कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो पैरेलल लाइन आपने मैथमेटिक्स में ऐसे पढ़ी होगी, ये पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वो इस तरह से पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रजिस्टर है R1 और ये सेकंड रजिस्टर है R2। तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट करके एक बैटरी के अक्रॉस हमने जोड़ दिया, और ये जो बैटरी है इसके पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है। यहाँ से करंट I फ्लो हुई, इसमें करंट जो होगी वो I1 और इसमें जो करंट होगी वो I2 हो जाएगी। इस पर इन दोनों के ये वाले जो टर्मिनल है वो प्लस से जुड़े हुए हैं, यानी अगर ये टर्मिनल V है, ये टर्मिनल 0 है, तो ये दोनों का वोल्टेज जो होगा वो V हो जाएगा। और ये दोनों यहाँ से जुड़े हुए हैं, इन दोनों टर्मिनल्स का वोल्टेज जो होगा वो 0 हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस V होगा, इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस V होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो
अप्लाइड बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होता है। अगर इसका वोल्टेज V है तो इसका भी V होगा, इसका V होगा। अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो इस पे 5 वोल्ट मिलेगा, इस पे भी 5 वोल्ट मिलेगा। अब यहां से जो करंट निकली I, वो आगे जाके दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, I1 प्लस I2। और अब आप लोगों को पता है कि I की जो वैल्यू होती है वो होती है V/R। I1 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी V/R2। I2 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी V/R2। दोनों तरफ V कॉमन लेके कट कर दो तो 1/R1 प्लस 1/R2, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हम चाहें तो इसको और ज्यादा फर्दर सॉल्व करते हैं 2 रजिस्टर्स के लिए। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं R1 R2, तो यहाँ पे आ जाता है R2 प्लस R1। इसको पूरे को इन्वर्ट कर देते हैं तो R की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो इस तरह से हमारा जो 2 रजिस्टर्स जो होता है उसका कॉम्बिनेशन अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम डायरेक्टली भी इस तरह से हम इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे ये 2 रजिस्टर्स हैं, ये 5 ओम और ये मान लीजिए 10 ओम है। इसका अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 50/15, ये हमारी वैल्यू होगी। और हम इसको चाहे तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 5 से कट करेंगे तो 10/3 या 3.33 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा। एक मैं आपको इसमें करंट डिवीजन रूल और बता देता हूं। सपोज कीजिए यहां से करंट आ रही है वो है I1, I आ रही है, इसमें करंट जा रही है I1, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, इसमें करंट जा रही है I2। अब मान लीजिए हमसे पूछा जाता है कि भाई I1 और I2 की वैल्यू बताओ, और सपोज कीजिए ये जो I है इसकी वैल्यू है 10 एम्पियर, I की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर। तो आप डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमारी ये है कि अगर हमें I1 निकालनी है, अगर हमें I1 निकालनी है तो हमें रेजिस्टेंस दूसरा लेना पड़ेगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। और I2 निकालना है तो I2 इसमें निकल रही है तो ऊपर वाले का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। R2 की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू, पीछे से कितनी करंट आ रही है 10, इसको सॉल्व कर दीजिए। और R1 की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 10 प्लस 5 इंटू 10। तो ये हमारा इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 100/15, इसका आंसर आ जाएगा 50/15। तो इस तरह से हम जो करंट है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें एग्जाम के अंदर 3 रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ आ गया। 3 रजिस्टर्स का मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट रजिस्टर, ये सेकंड रजिस्टर और ये 3 रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर दे रखा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। और हमें इन 2 पॉइंट्स के बीच में ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लगा देंगे। इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे को फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें सभी रजिस्टर्स पे वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो सेम होता है, उनमें फ्लो होने वाली करंट जो है वो अलग अलग हो सकती है। अगर दोनों रजिस्टर्स या तीनों रजिस्टर सेम है तो करंट भी सेम हो जाएगी, लेकिन करंट अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो गारंटी है वो सेम रहेगा। तो ये हमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले याद रखने हैं। अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। रजिस्टर्स के बाद में हमारा अगला टॉपिक जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये भी इजी है। इसमें पहला कॉम्बिनेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो क्या होता है, इसे हमें समझना है। मान लीजिए
देखो कल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये आइडल सेल होता है और ये रियल सेल होता है। आइडल सेल में केवल ईएमएफ होता है, रियल सेल के अंदर जो ईएमएफ होता है उसके साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ होता है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल पढ़ रहे हैं, तो हम दो सेल ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेल हो गया, लेकिन इसके साथ में हमें इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 भी अप्लाई करना है। इसके बाद में ये हमारा सेकंड सेल हो गया, इसका ईएमएफ E2 है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R2 है। इन दोनों को एक एक्सटर्नल रजिस्टर कैपिटल R से हमने जोड़ दिया। तो जब हम देखेंगे इन दोनों से जो करंट फ्लो करेगी वो तो एक ही फ्लो करेगी। इस पूरे सर्किट में I1 I2 कैसे फ्लो करेगी, एक ही बात है, तो एक ही करंट फ्लो करेगी। अब हमें कुछ एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है कि हम इन दो सेल की जगह पर एक सिंगल सेल लगा सकें। उसका ईएमएफ जो होगा E इक्वलेंट हमें निकालना है, और इन दो इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह हम एक इक्वलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकें, और ये हमारा कैपिटल R जो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें इक्वलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसको हम समझते हैं। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों सर्किट की जो करंट है उसको कंपेयर कर लेंगे। मान लेते हैं इसमें करंट I है, तो इन दोनों सेल और इन दोनों रजिस्टर से ये बैटरी बनी है, इन दोनों की जगह ये चीज सेम होगी, तो दोनों में करंट जो होगी वो I ही होगी। अब आ जाइए, यहाँ पे जब करंट फ्लो करती है तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ ही करंट फ्लो करती है। हायर पोटेंशियल को प्लस से और लोअर पोटेंशियल को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हायर पोटेंशियल होगा, ये छोटी वाली जो बैटरी का सेल का जो लीड होती है वो माइनस होती है, बड़ी वाली लीड प्लस होती है। इसमें करंट ऐसे जा रही है तो प्लस और माइनस होगा, ये माइनस और प्लस होगा। एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ लगाना प्लस माइनस कैसे होता है। अगर एक रजिस्टर है उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो हायर पोटेंशियल ये होगा, लोअर पोटेंशियल ये होगा, प्लस इधर लगेगा, माइनस इधर लगेगा। अगर इसी रजिस्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये वाला प्लस होगा, ये वाला माइनस होगा। अब हम सिंपल इसके अंदर जितने भी वोल्टेज है उन सब वोल्टेज को ऐड कर देंगे, और वोल्टेज का मतलब क्या होता है, वर्क डन फॉर मूविंग अ यूनिट चार्ज। तो टोटल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इस वायर का वोल्टेज होगा I इंटू आर, क्योंकि I इंटू आर इज इक्वल टू वोल्टेज। हम प्लस से माइनस जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम माइनस IR लिखेंगे, क्योंकि हायर टू लोअर जा रहे हैं यानी वोल्टेज कम हो रहा है। वोल्टेज कम हो रहा है, कमी को शो करने के लिए माइनस साइन को शो करते हैं। फिर हम यहाँ पे जा रहे हैं प्लस टू माइनस, कम वोल्टेज हो रहा है तो हम यहाँ पे माइनस IR2 लिखेंगे। माइनस क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि हम हायर टू लोअर की तरफ जा रहे हैं, वोल्टेज हमारा कम हो रहा है। हायर टू लोअर जा रहे हैं मतलब वोल्टेज कम हो रहा है, इसलिए हम माइनस IR2 लिखेंगे। अब हम जाएंगे -2 प्लस, तो देखो हम लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है। तो वोल्टेज बढ़ रहा है तो इसके लिए हम प्लस, और यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है तो कितना वोल्टेज होगा, वो E2 के बराबर हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं +2 माइनस, हायर टू लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -IR1। बिल्कुल सिंपल है। अब हम जा रहे हैं -2 प्लस, लोअर टू हायर की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे +E1, और इन सब के सम को इक्वलेंट टू 0 कर देंगे। अब इसके अंदर से हम I करंट फ्लो कर लेंगे, I करंट कैलकुलेट करेंगे। E1 और E2 को उस तरफ ले जाते हैं, तो -IR -IR1 फिर -IR2। E1 प्लस का उधर चला गया, -E1, E2 उधर चला गया, -E2। अगर दोनों तरफ माइनस साइन हो तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हम इसके दोनों तरफ माइनस साइन को कैंसिल करके पूरा प्लस बना लेते हैं, और फिर यहाँ पे I लिख देते हैं और टोटल वोल्टेज लिख देंगे E1 प्लस E2, और जो इसमें ब्रैकेट में आएगा R प्लस R1 प्लस R2। तो ये हमारा टोटल करंट आ गया। इसमें मैंने I कॉमन लेके जो रेजिस्टेंस थे उसको नीचे भी की तरफ भेज दिया। अब इसी तरह से हम ये जो हमारा सेकंड जो सर्किट है इसके लिए भी एक इक्वेशन लिखेंगे। तो इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे उसको आप समझ लीजिए।
हम जाएंगे यहाँ पे ये माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्योंकि करंट ऐसे चल रही है, माइनस से प्लस जाएंगे तो आएगा ई इक्वलेंट। फिर यहाँ पे हम जाएंगे माइनस आई आर इक्वलेंट आ जाएगा इजिकल्स टू 0। तो आप इस आई ई इक्वलेंट को उधर ले जाइए तो आपका बन जाएगा माइनस आई आर प्लस आर इक्वलेंट, और बराबर आ जाएगा माइनस ई इक्वलेंट। माइनस माइनस कट हो जाएगा तो आई की वैल्यू आ जाएगी ई इक्वलेंट अपॉन आर प्लस आर इक्वलेंट। तो ये देखिए हमारे पास में दोनों करंट आ गई, और अब हमारे ये दोनों सर्किट एक दूसरे के इक्वलेंट है, तो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल होना चाहिए। मतलब हम सिंपली ये लिख सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हम ये कंपेयर करके लिख सकते हैं कि इन दोनों का इक्वलेंट ईएमएफ कितना आ गया। ई इक्वलेंट की वैल्यू आ गई E1 प्लस E2, ठीक है। और इसमें आर इक्वलेंट, इसमें आर के आगे आर इक्वलेंट है, इसमें आर के आगे R1 प्लस R2 है, तो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है। सीरीज के अंदर जैसे रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं, वैसे ही सीरीज के अंदर जो सेल होते हैं उनका इक्वलेंट ईएमएफ E1 प्लस E2 हो जाता है, और आर इक्वलेंट भी R1 प्लस R2 हो जाता है। ये बात हमें याद रखनी है। तो ये इस तरह से हम सीरीज का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम एक इसमें स्पेसिफिक केस ले लेते हैं। ये एक स्पेसिफिक केस ऐसा लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो n आइडेंटिकल सेल है। यहाँ पर हम n आइडेंटिकल सेल ले लेते हैं। n आइडेंटिकल सेल का मतलब ये हो गया कि ये E, ये R, फिर इसके बाद में ये E और ये R, फिर इसके बाद में ये E और इसके आगे जुड़ा हुआ है R। इस तरह से n सेल्स हैं, बहुत सारे सेल्स हैं, सब सेल एक ही कंपनी के बने हुए हैं, इसलिए उन सब सेल का ईएमएफ सेम है, उन सब का इंटरनल रेजिस्टेंस एक ही है, एक ही फैक्ट्री से बने हुए होंगे। इसका मतलब सब सेल आइडेंटिकल सेल है, और इसका इन सब को एक रजिस्टर कैपिटल R से जोड़ दिया, तो इन सब का ईएमएफ इक्वलेंट ईएमएफ जो होगा वो सबको जोड़ते जाएंगे E प्लस ई प्लस ई। जैसे 2 होते तो 2E हो जाता, 3 होते तो 3 हो जाता, n इक्वलेंट है तो NE इसका आपका NE इसका इक्वलेंट ईएमएफ आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम R इक्वलेंट निकालें तो हमारा आ जाएगा R प्लस R प्लस R। अगर 3 होते तो 3R होता, 2 होते 2R होता, अगर n है तो हमारा आंसर आ जाएगा NR। यानी इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो करेगी वो हो जाएगी NE अपॉन R प्लस NR। आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये n इक्वलेंट जब सीरीज में कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हो, n इक्वल सेल्स जुड़े हुए हो, तो ये हमारे पास में इसकी करंट की वैल्यू आती है। अब देखिए हम इस रिजल्ट की एनालिसिस करते हैं। इस रिजल्ट की क्या एनालिसिस करते हैं उसको आप समझिए। हम इसमें 2 केस देखते हैं। फर्स्ट केस ये देखते हैं कि अगर R इज ग्रेटर देन NR हो, यानी जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू सीरीज में जोड़े गए सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के से बहुत ज्यादा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, कैपिटल R ज्यादा हो, तो जो करंट होगी वो आपकी NE अपॉन R के बराबर आ जाएगी। NR को मैंने नेग्लेक्ट कर लिया। अब इस रिजल्ट को एनालाइज कीजिए, इस रिजल्ट से समझिए ये रिजल्ट हमें क्या सिखाना चाहता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यानी हम जितने ज्यादा n सेल लेंगे उतनी ज्यादा हमें करंट मिलेगी। यानी अगर हमें इस सर्किट में करंट को बढ़ाना है तो हम सेल के नंबर्स को बढ़ाएंगे। 2 सेल से अगर करंट पूरी नहीं मिल रही है तो 3 सेल लगा दो, 4 सेल लगा दो, 5 सेल लगा दो। जैसे आपने देखा होगा कि घरों में जो इन्वर्टर लगा हुआ होता है उसमें 2 बैटरी जुड़ी हुई होती है। बड़े बड़े बैंक्स में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड होता है तो वहां पर क्या होता है, बहुत सारे बैटरी की इसको आपस में सीरीज में जोड़ दिया जाता है। रीजन क्या है कि उसका n बढ़ाकर उसमें ज्यादा करंट हमें सर्किट में मिलने लगती है। लेकिन केस 2 हमारा इस तरीके से है कि केस 2 सपोज करो इसका रिवर्स केस है। केस 2 इस तरह से है कि R इज लेस देन NR होता, तो हमारा I की वैल्यू क्या आती, NE अपॉन NR।
तो आई से एन कट जाता